सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्रे असल में होते क्या हैं, ताकि हम सब एक ही धरातल पर हों। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो दर्रा पहाड़ों की विशाल और दुर्गम श्रृंखला के बीच वो प्राकृतिक गलियारा होता है। एक रास्ता। हाँ, एक रास्ता जहां से होकर उस श्रृंखला को पार किया जा सकता है। ये रास्ते लाखों सालों में नदियों के कटाव से या ग्लेशियरों के खिसकने से, अच्छा, टेक्टोनिक हलचलों से भी बनते होंगे। बिल्कुल। और ये व्यापार, प्रवास और सैन्य अभियानों के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। वैसे आज के दौर में तो इंसान पहाड़ों में सुरंगें बनाकर कृत्रिम दर्रे भी बना रहा है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी पृष्ठभूमि है। तो चलिए भारत के सामरिक ताज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों से शुरू करते हैं। यहाँ के दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। सही। और इस सिलसिले में सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम आता है काराकोरम दर्रे का। हमारे स्रोतों के अनुसार एनसीईआरटी की किताबों में इसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बताया गया है। और इसकी ऊंचाई? ये 5,540 मीटर की स्टुपेंडस ऊंचाई पर स्थित है। 5,540 मीटर, ये तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। और ये जोड़ता किसे है? ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये प्राचीन रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा थी, जहां से यारकंद और काश्कर के लिए कारवां गुजरते थे। और आज के दौर में? आज के दौर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक के नजदीक होने की वजह से इसकी सामरिक अहमियत कई गुना बढ़ गई है। ये भारत और चीन के बीच एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। काराकोरम के बाद स्रोतों में बुर्जिल दर्रे का भी जिक्र है। इसका नाम उतना नहीं सुना, लेकिन इसकी कहानी क्या है? बुर्जिल दर्रा एक कह सकते हैं खोई हुई कड़ी की तरह है। अच्छा। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता था, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है। अच्छा। 4,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा 1947 से पहले कश्मीर घाटी को गिलगित बल्तिस्तान के सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने वाली एक जीवन रेखा था। और विभाजन के बाद? विभाजन के बाद इस रास्ते के बंद हो जाने से न सिर्फ व्यापार रुका, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते भी टूट गए। ये तो भूगोल के जरिए इतिहास और मानवीय त्रासदियों को समझने जैसा है। हाँ, अच्छा, अब उस दर्रे पर आते हैं जिसका नाम अक्सर खबरों में रहता है, खासकर सर्दियों में, जोजिला दर्रा। हाँ, जोजिला दर्रा। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। ये जास्कर श्रेणी में है ना? जी, जास्कर श्रेणी में 3,528 मीटर की ऊंचाई पर। इसकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये 6 महीने तक बंद रहता था, जिससे लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता था। बिल्कुल। इसका सामरिक महत्व तो 1948 के युद्ध में तब सामने आया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन के तहत पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंक पहुंचा दिए थे। हाँ, टैंक पहुंचाकर इतिहास रच दिया और जोजिला को वापस अपने नियंत्रण में लिया। और अब तो वहां सुरंग भी बन रही है, जिससे ये साल भर खुला रहेगा। बिल्कुल, जोजिला सुरंग का निर्माण इसी चुनौती का जवाब है। ये सेना की लद्दाख तक साल भर पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ वहां के स्थानीय जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। चलिए अब पीर पंजाल श्रेणी के एक और महत्वपूर्ण दर्रे बनिहाल की बात करते हैं। इसका जिक्र अक्सर जम्मू से श्रीनगर जाते हुए होता है। हाँ, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2,832 मीटर। और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है जवाहर सुरंग, जिसका उद्घाटन 1956 में हुआ था। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और इसने जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच साल भर संपर्क बनाए रखने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सही कहा। जहां जोजिला सुरंग भविष्य का प्रतीक है, वहीं जवाहर सुरंग आजाद भारत की शुरुआती इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आ रहा है। शुरुआत में हमने कहा कि एनसीईआरटी के अनुसार काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और नाम का जिक्र है जो इस तथ्य को चुनौती देता है, उमलिंगला दर्रा। ये क्या है? ये जानकारी के लगातार अपडेट होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? नए आंकड़ों के अनुसार पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर में स्थित उमलिंगला दर्रा अब भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। सबसे ऊंचा? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 5,799 मीटर, यानी करीब
19,024 फीट है। 19,000 फुट से भी ज्यादा। जी। और इसका निर्माण किया है BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने, जो भारत के सबसे मुश्किल सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने के लिए जाना जाता है। मतलब ये काराकोरम से भी लगभग 250 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ये तो कमाल है। सिर्फ यही नहीं, उमलिंगला दर्रे पर बनी सड़क ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीन सीमा के पास के संवेदनशील इलाकों तक सेना की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सामरिक कदम है। लद्दाख और कश्मीर के ये दर्रे हमें बताते हैं कि कैसे भूगोल सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर चलें, हिमाचल प्रदेश में, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे? यहाँ दर्रों का महत्व सिर्फ सामरिक नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन, पर्यटन और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही दिशा दी। हिमाचल की कहानी शुरू करते हैं शिपकिला दर्रे से। जी। ये जास्कर श्रेणी में 4,300 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसकी सबसे आकर्षक बात क्या है? इसकी सबसे आकर्षक बात यह है कि शक्तिशाली सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर एक संकरी घाटी बनाते हुए तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ये एक अद्भुत भौगोलिक नजारा है। और ये जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। हाँ, और ये भारत चीन के बीच व्यापार के लिए कुछ चुनिंदा आधिकारिक मार्गों में से एक है। और हिमाचल का शायद सबसे प्रसिद्ध दर्रा, जिसके बारे में हर पर्यटक जानता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, जो पीर पंजाल श्रेणी में है, कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति की घाटियों से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 4,630 मीटर। इसका नाम, जिसका मतलब लाशों का ढेर होता है। हाँ, ये यहाँ के अप्रत्याशित मौसम और खतरनाक रास्तों की कहानी कहता है। ये मनाली को लेह से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भी मशहूर है, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फ के कारण ये बंद हो जाता था। मतलब अब स्थिति बदल गई है और इसका श्रेय जाता है अटल सुरंग को। बिल्कुल, इसी दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग ने यहाँ की तस्वीर ही बदल दी है। ये न केवल मनाली और लेह के बीच यात्रा के समय को कई घंटे कम करती है, बल्कि लाहौल घाटी को साल भर का संपर्क भी प्रदान करती है। हाँ, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार तो है ही, साथ ही इसने क्षेत्र में पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन क्या इस सुरंग के बनने से उस इलाके के पर्यावरण या सामाजिक ताने बाने पर भी कोई असर पड़ा है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसका उल्लेख नहीं करते, लेकिन ये एक स्वाभाविक परिणाम है। एक तरफ सुरंग बनने से रोहतांग दर्रे के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर वाहनों का दबाव कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लाहौल स्पीति जैसे शांत इलाकों में पर्यटन अचानक बढ़ गया होगा। हाँ, और उससे वहाँ के पर्यावरण और संस्कृति पर दबाव भी बढ़ा है, जो एक नई चुनौती है। अब हिमाचल के तीसरे प्रमुख दर्रे बारालाचा की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम भी काफी अनोखा है। बारालाचा दर्रा, जो 4,850 मीटर की ऊंचाई पर जास्कर श्रेणी में है, ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। और इसका शाब्दिक अर्थ है वो दर्रा जिसके शिखर पर चौराहे हैं। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जास्कर, पीर पंजाल और महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं और कई रास्ते मिलते हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि ये चंद्रा और भागा दो नदियों का उद्गम स्थल है। बिल्कुल सही, जो आगे चलकर चिनाब नदी बनाती हैं। तो अब तक हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामरिक महत्व वाले और हिमाचल के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा वाले दर्रों को समझा। चलिए अब अपनी यात्रा को उत्तराखंड की ओर मोड़ते हैं, जहां दर्रों का एक और ही रूप सामने आता है, आस्था और आध्यात्म का। उत्तराखंड के दर्रे प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के लिए तिब्बत, खासकर कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के मार्ग रहे हैं। इस सूची में पहला नाम है माना दर्रा। हाँ, लगभग 5,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये बद्रीनाथ धाम के बहुत पास है और ऐतिहासिक रूप से तीर्थयात्री इसी मार्ग का उपयोग करते थे। जी। नीति दर्रे के बारे में क्या खास है? नीति दर्रा भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 5,389 मीटर की ऊंचाई पर है और ये भी तिब्बत का एक पारंपरिक मार्ग है। तो इसका भी धार्मिक महत्व कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा है। हाँ, ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं है, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक संबंधों के गवाह हैं।
और अंत में उस दर्रे की बात करते हैं जो हाल के वर्षों में सिर्फ भौगोलिक या धार्मिक वजहों से नहीं बल्कि राजनीतिक वजहों से भी चर्चा में रहा है, लिपुलेख दर्रा। हाँ, लिपुलेख दर्रा एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। ये 5,334 मीटर की ऊंचाई पर भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे पुराने मार्गों में से एक है। जी, और विवाद तब शुरू हुआ जब 2020 में भारत ने इस दर्रे तक जाने वाली एक नई सड़क का उद्घाटन किया, तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, और नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। जी, नेपाल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए इसे अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल कर लिया। उनका दावा 1816 की सुगौली संधि की व्याख्या पर आधारित है। और भारत का अपना ऐतिहासिक दावा है। हाँ, हमारे स्रोत किसी का पक्ष नहीं लेते, बल्कि ये उजागर करते हैं कि ये एक ऐसा बिंदु है जहां आस्था, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे से टकराते हैं। तो चलिए शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी कोने सिक्किम से करते हैं। हमारे नोट्स में यहाँ 2 बड़े नामों का जिक्र है, नाथुला और जेलेपला। हाँ, नाथुला दर्रा ये सिक्किम की डोग्या श्रेणी में है। इसका सामरिक महत्व 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का एक ऐतिहासिक मार्ग है। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। नोट्स के मुताबिक नाथु का मतलब है सुनने वाले कान और ला का मतलब है दर्रा, मतलब सुनने वाला दर्रा। हाँ, कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई भी देखिए, समुद्र तल से 4,310 मीटर। बाप रे। और जेलेपला दर्रा? जेलेपला भी इसी तरह का एक मार्ग बनाता है और भारत चीन के बीच व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पूर्वी सिक्किम में है, लगभग 4,270 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, तो सिक्किम से अब थोड़ा और पूरब की तरफ चले, अरुणाचल प्रदेश की ओर। यहाँ बोमडिला, यांग्याप और तिफु दर्रे का उल्लेख है। जी, बोमडिला दर्रा तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई करीबन 2,217 मीटर है। और यांग्याप दर्रा? इसका महत्व कुछ ज्यादा लगता है। हाँ, इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। ये भारत और चीन को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमावर्ती दर्रा है। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये थोड़ा मुर्गी पहले या अंडा जैसा है। क्या नदी की वजह से ये दर्रा बना या दर्रा पहले से था और नदी ने बस अपना रास्ता खोज लिया? ये भूगोल का एक बहुत ही आकर्षक सवाल है। ज्यादातर भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हिमालय के उठने से भी पहले ब्रह्मपुत्र, मतलब तिब्बत में जिसे सांगपो कहते हैं, वो वहां बहती थी। तो जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, नदी ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और करोड़ों सालों तक चट्टानों को काटकर अपनी घाटी को और गहरा करती गई। वाह! तो ये दर्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक नदी के करोड़ों साल के संघर्ष की कहानी भी है। अच्छा, अब मणिपुर की बात करते हैं। यहाँ तुजू दर्रे का जिक्र है। हाँ, तुजू दर्रा ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में है, म्यांमार की सीमा पर। तो इम्फाल से म्यांमार जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता है? जी, इम्फाल से तामू और फिर म्यांमार। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि तुजू दर्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक मार्ग है और ऐतिहासिक रूप से व्यापार और आवागमन का केंद्र रहा है। इसे आप पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी मान सकते हैं। तो पूर्वोत्तर के बाद अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं, जहां थालघाट और भोरघाट दर्रे हैं। ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र की आर्थिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थालघाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से? और भोरघाट मुंबई को पुणे और फिर वही रास्ता आगे चेन्नई तक जाता है। मतलब ये एक तरह से मुंबई की लाइफलाइन हुए। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देखिए, नासिक से आने वाला सारा कृषि उत्पाद थालघाट से आता है और पुणे जो एक बड़ा ऑटोमोबाइल और आईटी हब है वो भोरघाट से जुड़ा है। समझ गई। अब केरल की बात करते हैं। यहाँ पालघाट और शिनकोटा दर्रे हैं। पालघाट के बारे में लिखा है कि ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है और लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है। ये तो दर्रे से ज्यादा एक मैदान जैसा लगता है। आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है। इसकी चौड़ाई इसे पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा बनाती है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत अनोखी है। ये उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और कोयम्बटूर और पलक्कड़ जैसे बड़े शहर भी इसके पास हैं। जी बिल्कुल। और शिनकोटा घाट दर्रा, ये भी पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ये केरल के कोलम जिले को तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली जिले से जोड़ता है। मतलब दोनों राज्यों के बीच संपर्क का एक अहम मार्ग है। तो इन सभी दर्रों की जानकारी तो मिल गई,
लेकिन परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमारे नोट्स में दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे पहला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अब यहाँ एक पेंच है। अगर विकल्प में उमलिंगला दर्रा है तो वो सही उत्तर होगा, और अगर नहीं तो फिर काराकोरम दर्रा चुनें। ये दिखाता है कि विकल्पों को ध्यान से पढ़ना कितना जरूरी है। एक और सवाल, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? इसका तो सीधा जवाब है श्रीनगर को लेह से। और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। बिल्कुल। एक और दिलचस्प प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है? हमने अभी इस पर चर्चा की, ये पालघाट दर्रा है। हाँ, ये सवाल तो जरूर पूछा जाता होगा। एक मिलान करने वाला प्रश्न भी है, जैसे माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल। इससे ये साफ होता है कि दर्रे और उनके राज्य दोनों को याद रखना कितना महत्वपूर्ण है। और अंत में गलत युग्म पहचानने वाले सवाल भी होते हैं, जैसे एक कथन है शिपकिला दर्रा उत्तराखंड में है, जो कि गलत है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह का एक और उदाहरण है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये सिक्किम में है। इस तरह के प्रश्न ध्यान और सटीक जानकारी की मांग करते हैं। तो आज हमने पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के कई महत्वपूर्ण दर्रों को समझा, उनके सामरिक और व्यापारिक महत्व को भी जाना, और ये भी देखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। और ये चर्चा एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करती है। ये दर्रे जो सदियों से व्यापार, संस्कृति और लोगों को जोड़ने के मार्ग रहे हैं, आज के इस आधुनिक परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी के युग में उनकी प्रासंगिकता कैसे बदल रही है? क्या वे केवल भौगोलिक रास्ते बनकर रह जाएंगे, या भविष्य में भी वे रणनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उतने ही महत्वपूर्ण केंद्र बने रहेंगे? ये सोचने वाली बात।